जुड़ी जमीन में घोटाले का आरोप लगाने वाले आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह के घर के बाहर आज हुआ हंगामा। एक शख्स ने संजय सिंह की नेम प्लेट पर कालिख लगा दिया। चुनाव से पहले यूपी में मायावती की पार्टी बीएसपी में टूट। पार्टी के आधा दर्जन से ज्यादा विधायक समाजवादी पार्टी के संपर्क में। कुंभ मेले के दौरान हरिद्वार आए श्रद्धालुओं की कोरोना जांच में घोटाला। फर्जी आधार कार्ड जमा करके निजी लैब ने किया घालमेल। गलवान घाटी में चीन के साथ हुए खूनी संघर्ष को पूरा 1 साल बीत गया है। 15 जून 2020 की रात को गलवान घाटी में चीनी सेना से लड़ते हुए भारत के 20 सैनिकों ने सर्वोच्च बलिदान दिया था। राजस्थान के कोटा में दिन दहाड़े बदमाशों ने की फायरिंग। वीडियो सीसीटीवी में कैद, बाल बाल बची दुकानदार की जान। ये तमाम खबरें आपको दिखाएंगे सीधे फील्ड से, लेकिन शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर से। बिहार में पासवान परिवार की लोक जनशक्ति पार्टी में झगड़ा आज और बढ़ गया है। चिराग पासवान ने अब से कुछ देर पहले राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई और सभी 5 बागी सांसदों को पार्टी से निकाल दिया। चिराग समर्थकों की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की वर्चुअल बैठक में शामिल हुए, जिसमें सभी 5 सांसदों को निकाल दिया गया। चिराग पासवान ने पहले नोटिस दिया था 5 सांसदों को। चिराग पासवान ने कहा, हमें धोखा दिया गया। उधर बागी कैंप ने पूर्व सांसद सूरज भान सिंह को कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया है। एलजेपी में हुई बगावत का असर पटना में देखने को मिल रहा है। पटना के एलजेपी दफ्तर के बाहर तमाम जो समर्थक है चिराग के, वो यहाँ गुस्सा निकाल रहे हैं। और गुस्सा निकालने का क्या तरीका अपनाया है, सामने आप पोस्टर्स देख रहे हैं उन 4 सांसदों की जिसके मुंह पर कालिख पोता गया है। और ये तमाम जो समर्थक हैं चिराग के, उन लोगों ने इस तरीके से पोता है। देखिए, वीणा देवी हैं, सामने प्रिंस हैं, इसके अलावा पशुपति पारस की तस्वीर है और ये महबूब अली कैसर है। इन 4 सांसद की तस्वीर, यहाँ पोस्टर जो है वो रखा गया था और इन सब पे कालिख पोत दिया गया। रामविलास जी का एक बहुत अच्छा कोटेशन था कि मैं उस घर में दिया जलाने चला हूँ जहाँ सदियों से अंधेरा था। आज इनके घर में विभीषण बनकर इन्होंने उस घर में आग लगाने का काम किया है। समर्थक कभी नहीं बैठेंगे, चिराग पासवान को रहे हैं और चिराग पासवान के साथ ही रहेंगे। बीजेपी मतलब क्या, चिराग पासवान या पशुपति? चिराग पासवान जिंदाबाद, चिराग पासवान जिंदाबाद। लोक जनशक्ति पार्टी के संसदीय दल का नेता बनने के बाद अब पार्टी के अध्यक्ष पद पर है पशुपति पारस की नजर। एलजेपी के बागी गुट का दावा, चिराग पासवान को अध्यक्ष पद से हटाया गया। भतीजे चिराग पासवान से संसदीय दल का नेता पद हथियाने के बाद चाचा पशुपति पारस बहुत जल्दी में दिख रहे हैं। अब वो पार्टी की पूरी कमान अपने हाथों में लेने को लालाई दिखते हैं। इसके लिए 5 दिनों के भीतर एलजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाने का फैसला हुआ है ताकि नए अध्यक्ष का चुनाव किया जा सके। आज एलजेपी के बागी सांसदों द्वारा बुलाई गई राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक में ये तय हुआ है। ऐसी संभावना है कि परसों यानी 17 जून को पटना में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई जा सकती है। पासवान परिवार के भीतर इस मनमुटाव को खत्म करने की कोशिशें सिरे नहीं चढ़ पाई हैं। उधर चिराग पासवान ने भी बागियों पर एक्शन लेने की तैयारी की है। चिराग ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई है। सूत्रों से पता चला है कि इस मामले में चिराग पासवान की मां ने पशुपति पारस को मनाने की कोशिश भी की, लेकिन बात नहीं बन पाई। चुनाव से पहले यूपी में मायावती की पार्टी बीएसपी में टूट। पार्टी के आधा दर्जन से ज्यादा विधायक समाजवादी पार्टी के संपर्क में। कई विधायकों ने आज अखिलेश यादव से मुलाकात की। भीड़ की ये तस्वीरें लखनऊ में समाजवादी पार्टी के दफ्तर की हैं। पार्टी मुख्यालय में हलचल इसीलिए बढ़ी हुई है क्योंकि बीएसपी के कई विधायकों के टूटने की खबर है। बताया जा रहा है कि बीएसपी के 7 विधायक अखिलेश यादव के संपर्क में हैं। समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी ने भी इस बात की पुष्टि की है। बसपा के लोग जो उत्पीड़ित थे बहन जी की तानाशाही से, और वो लोग जो बसपा के नींव बताए जाते थे, आज उनका भी सम्मान नहीं, वो भी अपमानित महसूस कर रहे हैं। और ये वो सरकार है अखिलेश यादव जी। यहाँ कार्यकर्ताओं को कार्यकर्ता समझा जाता है, यहाँ कार्यकर्ताओं को गुलाम नहीं समझा जाता। यूपी में बीएसपी के 19 विधायक 2017 में जीते थे। फिलहाल संख्या 18 थी। इनमें से 2 को मायावती बाहर कर चुकी हैं। बीते लोकसभा चुनाव में गया यूपी चुनाव के लिए मायावती ने अभी अपने पत्ते नहीं खोले हैं। विवादित संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के खिलाफ कार्रवाई। आयकर विभाग ने
पीएफआई पर कसा शिकंजा। एबीपी न्यूज ने पिछले साल किया था खुलासा। एबीपी न्यूज ने सितंबर 2020 में खबर दिखाई थी कि कैसे पीएफआई को इनकम टैक्स विभाग से 12A के तहत जो छूट दी गई है उसका संगठन नाजायज फायदा उठा रहा है। अब इनकम टैक्स विभाग ने पीएफआई को दी गई 12A की मान्यता रद्द कर दी है। मतलब ये हुआ कि चंदे के जरिए अब धन इकट्ठा नहीं कर पाएगा पीएफआई। पीएफआई पर आरोप लगा था कि उसके खातों में अवैध तरीके से धन जमा किया जा रहा है और इस धन का इस्तेमाल दंगों में भी किया जा रहा है। इस जानकारी के बाद आयकर विभाग ने इस बाबत उठाया बड़ा कदम। अयोध्या में राम मंदिर से जुड़े जमीन मामले को लेकर एक्शन में दिखे सीएम योगी। मुख्यमंत्री ने अयोध्या के अधिकारियों से मांगी जानकारी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज जमीन खरीद से जुड़ी जानकारी अयोध्या के अफसरों से मांगी। डीएम और कमिश्नर ने जमीन सौदे को लेकर हर एक बात की जानकारी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को दी भी है। जमीन के कागज भी दिखाए गए। सूत्रों के मुताबिक बताया जा रहा है कि दस्तावेज देखने और जानकारी लेने के बाद सीएम योगी संतुष्ट दिखे। हालांकि विपक्ष हमलावर है। तो यूपी के डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने आरोप लगाने वालों को देशद्रोही बता दिया। कहा, रामलला का भव्य मंदिर निर्माण रामद्रोहियों को बर्दाश्त नहीं हो रहा। राम भक्तों को रामद्रोही उपदेश ना दे। सूत्रों के मुताबिक मुख्यमंत्री इस रिपोर्ट से संतुष्ट दिखे, लेकिन जिस तरीके से इस मामले में एक के बाद एक नए आरोप लगते जा रहे हैं, ये विवाद जल्दी थमने वाला नहीं लग रहा है। गृहमंत्री अमित शाह ने मांगी अयोध्या में जमीन खरीद से जुड़े विवाद की पूरी रिपोर्ट। आरएसएस ने पूरे मामले की तथ्यों की जानकारी मांगी। राम जन्मभूमि ट्रस्ट के जमीन सौदे में क्या वाकई कोई गड़बड़ी हुई है, इससे जुड़े तथ्य केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी मंगाए हैं। राम जन्मभूमि ट्रस्ट और प्रशासन की तरफ से तथ्यों के साथ रिपोर्ट्स गृह मंत्री को भेजी गई हैं। यही नहीं, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और आरएसएस ने भी इस मामले में तथ्यों की जानकारी मांगी है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास जी महाराज के उत्तराधिकारी कमल नयन दास नहीं मानते कि इस दौरे में कोई गड़बड़ी हुई है। हम तो पहले ही बता दिए कि मुझे इतनी ज़्यादा सत्यता इसमें दिखाई नहीं पड़ रही है। इतना बड़ा घपलेबाजी नहीं हो सकती है। जमीन सौदे का यह विवाद काफी तूल पकड़ गया है, इसलिए इसमें पूरी छानबीन चल रही है। राम मंदिर से जुड़े कथित जमीन घोटाले के मामले में बड़ा खुलासा। 2 करोड़ रुपए की जमीन राम मंदिर ट्रस्ट को 18.5 करोड़ रुपए में बेचने वाले सुल्तान अंसारी का समाजवादी पार्टी का कनेक्शन सामने आया है। ये तस्वीरें देखिए। जो शख्स आपको समाजवादी पार्टी के नेताओं के साथ दिख रहा है, ये सुल्तान अंसारी है। गौरतलब है कि सुल्तान अंसारी ने साल 2017 में अयोध्या के कटरा वार्ड से समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव भी लड़ा था और हार भी गया। सुल्तान अंसारी ने पाठक दंपत्ति से मंदिर के पास 100 बिस्वा जमीन 2 करोड़ में खरीदी है और उसे ट्रस्ट को करीब 18.5 करोड़ रुपए में बेच दिया। 15 मिनट में एक ही जमीन की 2 रजिस्ट्री में 15 करोड़ का जो खेल हुआ, उसमें आरोप सुल्तान अंसारी पर भी लगे हैं। हालांकि वो आरोपों को झूठा बता रहे हैं। राम मंदिर से जुड़ी जमीन को लेकर घोटाले का आरोप समाजवादी पार्टी के नेता ने ही बढ़ चढ़कर लगाया था, लेकिन अब इस मामले में एक नया मोड़ आ गया है। राम मंदिर से जुड़ी जमीन में घोटाले का आरोप लगाने वाले आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह के घर के बाहर आज हुआ हंगामा। एक शख्स ने संजय सिंह की नेम प्लेट पर कालिख लगा दिया। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह का ये सरकारी आवास है, जिस पर नेम प्लेट पर एक शख्स ने आज काला रंग डाल दिया। देखिए, ये वही शख्स है जिसने ये हरकत की और बाद में सुरक्षा कर्मियों ने इसे हिरासत में ले लिया। इस घटना के बाद संजय सिंह ने कहा, उन्हें मंदिर जमीन घोटाले का मुद्दा उठाने के बाद जान से मारने की धमकी मिल रही है। मेरा गुनाह क्या है? क्योंकि मैंने चंदा चोरों को बेनकाब कर दिया, क्योंकि मैं चाहता हूं कि प्रभु श्री राम के मंदिर के नाम पे कोई घोटाला और भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए। समाजवादी पार्टी के अलावा संजय सिंह ने ही सबसे पहले मंदिर की जमीन में घोटाले के आरोप को उछाला है। घर पर हुए हमले के बाद अब संजय सिंह बीजेपी पर और हमलावर हो गए हैं। चुनावी फिजा बनते देखकर पंजाब में गरमा रही है सियासत। पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सरकार के खिलाफ श्रोमणी अकाली दल ने एक बड़ा विरोध प्रदर्शन किया। श्रोमणी अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल की अगुवाई में ये प्रदर्शन मोहाली में आयोजित किया गया। ये प्रदर्शन पंजाब के मुख्यमंत्री के सिसवा स्थित निजी आवास की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन पुलिस ने इसे बीच रास्ते में रोक दिया। मोहाली की पुलिस ने सुखबीर सिंह बादल और विक्रम मजीठिया को अपनी हिरासत में ले लिया। सुखबीर बादल ने कैप्टन सरकार के खिलाफ
टीकाकरण, फतेह किट और स्कॉलरशिप में घोटाले का आरोप लगाया। अकाली दल का ये प्रोटेस्ट ऐसे मौके पर हुआ है जबकि कैप्टन अमरिंदर सिंह खुद अपनी ही पार्टी के भीतर झगड़े में उलझे हुए हैं। पंजाब में 8 महीने बाद विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में शिरोमणि अकाली दल ने इस विरोध प्रदर्शन के जरिए अपना शक्ति प्रदर्शन भी किया। बीजेपी का एक विधायक दल राज्यपाल से मिला, लेकिन उसमें 70 की जगह 50 ही विधायक थे। आखिरकार क्या है कारण? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं कुणाल घोष, प्रवक्ता नेता तृणमूल कांग्रेस। कैसे देखते हैं मिसिंग विधायकों को अब आप? देखिए, भाजपा में तो इलेक्शन के पहले से ही एक अंडर करंट चल रहा है। वो आदि बीजेपी, तत्काल बीजेपी, फिर भी डेली पैसेंजरी करने वाला परिजाई बीजेपी, वो तो अंडर करंट था, अभी भी है। कितने नेता हैं बीजेपी से जो तृणमूल कांग्रेस की ओर कवायद कर रहे हैं कूच करने की? I don't want to make any comment on that, but last week I have also told that 5 to 6 to 7 BJP MLAs, they are with communication with TMC leadership, and at least 3 BJP MPs, they are keeping close contact with TMC leadership. राज्यपाल दिल्ली जा रहे हैं गृह मंत्री से मिलने के लिए बंगाल में हो रही हिंसा, महिलाओं पर अत्याचार पर रिपोर्ट फाइल करने के लिए। देखिए, वो शोले एक फिल्म था, वहाँ पर एक जगदीप वेरी रिस्पेक्टेड कॉमेडियन थे, सुरमा भोपाली। तो भाजपा में जगदीप धनखड़ जी सुरमा भोपाली का रोल में एक्टिंग कर रहा है। एक और राजनीति है तो वहीं दूसरी ओर ऐसे कई सवाल जिनके जवाब मिलना भी बाकी है। समाजवादी पार्टी के नेता के स्वागत में उड़ी कोरोना नियमों की धज्जियां। सैकड़ों की संख्या में उमड़े समर्थकों ने जुलूस निकालकर तोड़ा कानून। दर्जनों बाइक पर सवार होकर हो हल्ला करते ये लोग समाजवादी पार्टी के समर्थक हैं। वायरल हो रहा ये वीडियो रविवार की रात का है, जब कोरोना गाइडलाइंस और नाइट कर्फ्यू की धज्जियां उड़ाकर ये लोग सड़क पर अपने नेता का स्वागत करने निकले थे। तस्वीरें यूपी के मुरादाबाद की हैं। समाजवादी पार्टी के नगर अध्यक्ष पद पर सानू खान को मनोनीत किया गया तो उनके समर्थक जश्न मनाने सड़क पर निकल पड़े। ना तो किसी ने सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा और ना ही किसी ने मास्क लगाने की जहमत उठाई। सवाल ये है कि जब नेता ही इस तरह की हरकत करेंगे तो आम आदमी से क्या उम्मीद की जाए। बताया ये भी जा रहा है कि इस कार्यक्रम में समाजवादी पार्टी के प्रदेश स्तर के कई नेता मौजूद थे। बीच सड़क पुलिस वालों की गुंडागर्दी का वीडियो वायरल। सड़क पर खड़ी स्कूटी के बारे में न बताने पर युवक को लात, घूंसे और डंडों से पीटा। वीडियो में दिख रहा है कि कैसे पुलिस वाले ने एक युवक को पकड़ रखा है। तभी दूसरा पुलिस वाला भी वहां पहुंचता है और दोनों उसे घसीटकर पीटने लगते हैं। वायरल वीडियो गोरखपुर के राजघाट थाना इलाके का है। बताया जा रहा है कि युवक सामान खरीदने बाजार में आया था और स्कूटी सड़क पर खड़ी थी, जिसको लेकर पुलिस ने पूछताछ की। पुलिस के मुताबिक युवक ने पुलिस वाले से उसका ओहदा पूछ लिया, जिससे गुस्साए पुलिस वाले उस पर टूट पड़े और गाड़ी में बिठाकर थाने ले गए। इसके बाद पुलिस ने युवक का चालान भी काटा। सवाल ये उठता है कि बीच सड़क इस तरह की हरकत करने का लाइसेंस पुलिस वालों को किसने दिया। यूपी के गाजियाबाद में मुस्लिम बुजुर्ग के साथ बदसलूकी पर पुलिस का बड़ा दावा। यूपी पुलिस ने मुख्य आरोपी समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। कहा, मामले का कोई सांप्रदायिक कनेक्शन नहीं है। हिलती डुलती इन तस्वीरों में एक बुजुर्ग के साथ बदसलूकी और मारपीट हो रही है। यही नहीं, बुजुर्ग की दाढ़ी भी काटी गई। जैसे ही वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हुआ, आरोप लगे कि इस बुजुर्ग के साथ ये मारपीट उनके मुस्लिम होने की वजह से की गई है। खुद बुजुर्ग ने ऐसे आरोप लगाए थे। और मैं श्री राम करवाए और वंदे मातरम और जो कह रहे कि तू पाकिस्तान का जासूस है। ये तावीज़ बनाने का काम करते हैं और प्रवेश एवं गांव के अन्य लड़कों को भी इन्होंने तावीज़ बना के दिए थे। उन लोग का कहना है कि इसी कारण से कुछ इनसे नाराज़गी थी और इन्होंने फिर उनको वहाँ पर अपने घर पर बुला के
इनके साथ वहां पर मारपीट एवं अभद्रता की, जिसमें कि कई लड़के शामिल थे। उत्तराखंड के मसूरी में दिखी बीजेपी विधायक की दबंगई। कोरोना नियम तोड़ने पर पुलिस वाले ने सवाल पूछा तो विधायक पर लगा बदसलूकी का आरोप। हल्की बैंगनी रंग की शर्ट में ये मसूरी में बीजेपी विधायक प्रदीप बत्रा हैं और देखिए ये पुलिस वाले पर क्या फेंकते हैं। दरअसल बीजेपी विधायक प्रदीप बत्रा अपने परिवार के साथ मसूरी माल रोड पर घूम रहे थे। पुलिस ने सामाजिक दूरी और मास्क न पहनने पर टोका तो विधायक और उनका परिवार पुलिस वालों से भिड़ गया। पुलिस ने चालान काटा तो विधायक प्रदीप ने पर्ची ऐसे फेंक दी। आरोप है कि इस दौरान विधायक ने अपने पद की धौंस दिखाई। ये एक आदमी जो है बिना मास्क के मुझे दिखाया, जो कि परिवार के साथ घूम रहा था, झुंड बना के घूम रहे थे, जिन्हें मैंने मास्क न पहने पे टोका। तो ये कोई कार्ड वार्ड मुझे दिखा रहे थे, बीजेपी का विधायक ने आपको बता रहे थे, लेकिन बिना मास्क है। तो मैंने इनका 500 रुपये का चालान काटा है। हमारे साथ जो है वो बदतमीजी टाइप की करने लग गए। उनका लड़का भी कुछ जो है इस तरह की बदतमीजी करने लगे, फिर पैसा फेंके यहाँ से चले गए। बीजेपी विधायक प्रदीप बत्रा भले ही पूरे मामले में अब सफाई पेश कर रहे हों, लेकिन बदसलूकी का उनका ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है और कई सवाल खड़े कर रहा है। राजस्थान के कोटा में दिन दहाड़े बदमाशों ने की फायरिंग। वीडियो सीसीटीवी में कैद, बाल बाल बची दुकानदार की जान। सीसीटीवी में कैद वीडियो में साफ दिख रहा है कि कैसे एक बदमाश हाथ में बंदूक लेकर ताबड़तोड़ गोलियां चला रहा है। गोली चलाने वाले बदमाश के बाकी साथी बाइक पर सवार हैं। तस्वीरें कोटा के गुमानपुरा थाना इलाके की हैं। यहां फल मंडी में एक व्यापारी पर बदमाशों ने ये फायरिंग की है। गनीमत रही कि गोली किसी को नहीं लगी। व्यापारी और दुकान में मौजूद लोगों ने छिपकर जान बचाई। गोली चलने के बाद बदमाश बेखौफ होकर बाइक से चलते बने। बदमाशों की संख्या 6 बताई जा रही है। पुलिस सीसीटीवी की मदद से बदमाशों की तलाश कर रही है, लेकिन फायरिंग की इस घटना ने राज्य की कानून व्यवस्था को कटघरे में खड़ा कर दिया है। उद्योगपति मुकेश अंबानी के निवास एंटीलिया के नजदीक विस्फोटक भरी कार रखने के मामले में 2 और आरोपी गिरफ्तार। मनसुख हिरन हत्या के मामले में भी इन दोनों की जांच हो सकती है। उद्योगपति मुकेश अंबानी के घर एंटीलिया के नजदीक विस्फोटक भरी स्कॉर्पियो कार मामले में एनआईए ने 2 लोगों को और पकड़ा है। मुंबई के मलाड के कुरार विलेज से पकड़े गए इन लोगों पर आरोप है कि इन्होंने पूर्व एपीआई सचिन वजे को विस्फोटक जिलेटिन रॉड सप्लाई की थी। एनआईए की गिरफ्त में आए दोनों आरोपी संतोष शेलार और आनंद जाधव को एनआईए की विशेष कोर्ट ने एनआईए कस्टडी में भेज दिया है। एंटीलिया विस्फोटक केस में इससे पहले एनआईए ने सचिन वजे समेत 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। 25 फरवरी को मुकेश अंबानी के एंटीलिया निवास के नजदीक विस्फोटक भरी स्कॉर्पियो कार मिली थी। कुछ दिनों बाद इसी स्कॉर्पियो कार का मालिक मनसुख हिरन का शव मिला। बाद में इस केस की जांच कर रहे पुलिस अधिकारी ही इस केस में फंस गए। कोरोना वैक्सीन लगने से मौत होने पर पहली बार सरकारी कमेटी ने की पुष्टि। सरकारी कमेटी ने 28 मौतों की जांच की थी और कहा सिर्फ 1 मौत वैक्सीन लगने के बाद। सरकार की जिस जांच कमेटी ने माना है कि वैक्सीन लगने से 1 मौत हुई है वो है AEFI कमेटी। इसका पूरा नाम एडवर्स इफेक्ट फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन, यानी वैक्सीन लगने के बाद बुरे असर की निगरानी करने वाली कमेटी। कमेटी के पास 28 ऐसे मामले आए थे जिनमें कोरोना वैक्सीन लेने से मौत का दावा किया गया। हालांकि जांच में एक को छोड़कर बाकी सभी दावे गलत निकले। सिर्फ एक ऐसा मामला था जहां वैक्सीन लेने के फौरन बाद शरीर में रिएक्शन होने से शख्स की तबीयत बिगड़ गई। हालांकि सरकारी कमेटी ने साफ किया है कि वैक्सीन के ऐसे असर न के बराबर हैं, इसलिए डरे नहीं क्योंकि वैक्सीन के फायदे ज्यादा हैं। कुंभ मेले के दौरान हरिद्वार आए श्रद्धालुओं की कोरोना जांच में घोटाला। फर्जी आधार कार्ड जमा करके निजी लैब ने किया घालमेल। जांच शुरू। साल की शुरुआत में बड़ी संख्या में देश भर से श्रद्धालु हरिद्वार आए थे। आरोप है कि इस दौरान प्राइवेट लैब ने कोरोना जांच के नाम पर हेराफेरी की। आरोपियों के मुताबिक एक ही फोन नंबर कई श्रद्धालुओं की जांच रिपोर्ट में डाला गया है और कई जांच रिपोर्ट में एक ही आधार कार्ड का इस्तेमाल किया गया है। पंजाब के एक शख्स को, जो कि हरिद्वार कभी गया ही नहीं, उसे जब कोरोना की रिपोर्ट मिली तब उसने शिकायत की। इसी के बाद जांच हुई तो घोटाला सामने आया। कुंभ के दौरान जांच के लिए सरकार ने निजी लैब से कॉन्ट्रैक्ट किया था। अब डीएम ने जांच कमेटी बना दी है और पूरे मामले की जांच की जा रही है। फिलहाल संबंधित लैब को सरकार ने भुगतान नहीं किया है। महंगाई दर भले ही आसमान छू रही हो, मगर यदि हम दालों की बात करें तो दालों के रेट पिछले कुछ दिनों के मुकाबले 10 से
15 रुपये कम हुए हैं। हम भोपाल की जिस 6 नंबर मार्केट पे हैं, यहाँ पे आप दालों का देख सकते हैं कि बेहतरीन किस्म की दालें हैं। और जो दाल है ये तुअर की दाल है जो सबसे ज़्यादा खाई जाती है, 95 रुपये किलो मिल रही है। कुछ दिनों पहले तक ये 110 से 115 रुपये किलो थी। इसमें इसके रेट में भी कमी आई है। ये मूंग की दाल है, मूंग की दाल भी छिलके वाली 95 रुपये किलो मिल रही है, जो पहले 110 तक ये भी पहुंच गई थी। चने की दाल की बात करें तो चने की दाल भी यहाँ 70 रुपये किलो मिल रही है और कुछ दिन पहले 80 रुपये थी। वो लॉकडाउन की वजह से माल की आवक नहीं थी, अब माल की आवक हो गई है तो इसलिए रेट डाउन हो गए। तेल के दाम बढ़े हैं, मगर दालों की बात करें तो दालों में अभी फ़िलहाल शांति है, रेट कम हुए हैं और पिछले कुछ दिनों के मुकाबले 10 से 15 रुपये का फ़र्क पड़ा है। और इसकी वजह कि लॉकडाउन खुला है, मांगों की जो आवक है एकदम बढ़ गई है और अब दाल आप चैन से खा सकते हैं। गलवान घाटी में चीन के साथ हुए खूनी संघर्ष को पूरा 1 साल बीत गया है। 15 जून 2020 की रात को गलवान घाटी में चीनी सेना से लड़ते हुए भारत के 20 सैनिकों ने सर्वोच्च बलिदान दिया। गलवान घाटी में सेना ने एक वॉर मेमोरियल बनाया है। इस मेमोरियल में देश के उन 20 बहादुर सैनिकों के नाम लिखे गए हैं जिन्होंने पिछले साल 15-16 जून की दरमियानी रात हिंसक झड़प में सर्वोच्च बलिदान दिया था। आज ही के दिन भारत और चीन के सैनिकों के बीच LAC के पास गलवान घाटी में झड़प हुई थी, जिसमें 16 बिहार के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल संतोष बाबू समेत भारत के 20 सैनिकों ने सर्वोच्च बलिदान दिया था। इन जवानों को चीन के सैकड़ों सैनिकों ने धोखे से घेर लिया था, लेकिन हमारे बहादुर सैनिकों ने आखिरी दम तक चीन को काफी नुकसान पहुंचाया। देश आज अपने इन वीर जवानों को याद कर रहा है। गलवान घाटी की झड़प को लेकर चीन हमेशा से झूठ बोलता रहा। शुरुआत में तो उसने घुसपैठ की बात से ही नकार दिया था। उसके बाद इस हिंसा में मारे गए अपने सैनिकों की बात भी कबूल नहीं की थी। हालांकि बाद में चीन ने इस बात को माना था कि 15 जून 2020 की रात को गलवान घाटी की हिंसा में उसकी सेना को भी बड़ा नुकसान हुआ था। ABP न्यूज आपको रखे आगे।